नमस्कार विद्वान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? अभी हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं और इस वर्ष को हमने आजादी का जो है वो अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और इसी क्रम में जो है वो आपको पता है कि ये जो समय है वो 13 से लेकर और 15 अगस्त तक का वो हम मना रहे हैं हर घर तिरंगा के रूप में। हर घर तिरंगा यानी पहले एक ऐसा दौर था जब हम अपने घर पे तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते थे, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा कानून जो है वो हमें इसकी इजाजत नहीं देता था। लेकिन फाइनली कानून में बहुत सारे बदलाव हुए और अब हम जो है वो अपने घर पर जो है वो झंडारोहण कर सकते हैं। आप भी अपने घर पे झंडारोहण कर सकते हैं। तो आपने भी आज या फिर कल या फिर परसों आप भी अपने घर पे जो है वो झंडे का झंडारोहण करेंगे और उसे सैल्यूट करेंगे, ऐसी आशा रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारा जो तिरंगा है वो हमारे हृदय में जो है वो बसता है। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। आप मुझे प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? एक बार कमेंट लिख के यस बताएं, यस लिख के बताएं एक बार। एक बार कमेंट में यस लिख के बताएं। प्रतापगढ़ से कमलेश शंकर जी, स्वागत आपका। जया सैनी जी, कैसे हैं आप? क्या आप मुझे प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं? मेरे स्क्रीन वाला सेशन क्यों हुआ हुआ फिर? कमेंट करके बताएं आप मुझे सुन पा रहे हैं। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तो करें शुरुआत फिर आज के सेशन की। चर्चा कल कर रहे थे हम भारतीय अर्थव्यवस्था, जो आपके रीट मुख्य परीक्षा एसएसटी का एक पार्ट है, उसके बारे में हम कल लास्ट सेशन में जो है चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। कल सेशन छोटा ही कर पाए थे, लेकिन आज उस सेशन को आगे लेके चलते हैं। देखिए ये सेकंड सेशन है और ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उसको हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 से। और अर्थव्यवस्था के ऑलमोस्ट जो टॉपिक है आपके अर्थव्यवस्था के ऑलमोस्ट टॉपिक जो है वो आपके क्लास 10th की बुक से कवर हो जाएंगे। बाकी बचेंगे वो फिर हम देखेंगे आगे 11th में, अगर मिलेंगे तो 11th में ढूंढेंगे, वरना हम आपको करवाएंगे। देखिए इसके अंदर हम जो है वो ये चैप्टर देख रहे हैं। पहला चैप्टर हम छोड़ चुके हैं, दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र चर्चा कर रहे हैं। और इसी क्रम में कल हमने समझा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर 3 तरीके के क्षेत्र हैं जो कार्य करते हैं। 3 क्षेत्र हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, जिन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के अंदर जो है वो डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर वो पार्ट आता है जिसके अंदर प्राकृतिक उपकरणों से या प्राकृतिक साधनों से जो है वो किसानों के द्वारा किसानों के द्वारा जो है वो अन्न पैदा किया जाता है, या बाकी प्रोडक्ट जो है जैसे जंगल से रबड़, गोंद, लकड़ियां, भूमि से कृषि उत्पाद जो है वो इकट्ठा करना, उनका खेती करना, यानी प्रकृति की सहायता से जो हम प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं किसानों के द्वारा, जो प्रकृति की सहायता से जो अन्न उगाया जाता है वो किस में आएगा? मछली पालन, खेती, ये सब किस में आएंगे? शहद पालन, ये सारे के सारे जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएंगे। ये कल हमने पढ़ा था। द्वितीय क्षेत्र के अंदर हमने कल पढ़ा था कि जितने भी व्यापार हैं और व्यापारी हैं वो द्वितीय क्षेत्र के अंदर आएंगे। और तीसरा जो क्षेत्र है इसके अंदर क्या आएगा? सेवा क्षेत्र आएगा। यानी इसमें जो है वो क्या है? परिवहन है, हॉस्पिटल है ना, रेल सेवा है, डाक सेवा है। जितना भी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की सहायता के लिए अन्य जो गतिविधियां होती है वो सारी किसके अंदर आती है? तृतीयक क्षेत्र के अंदर आती है। ये कल हमने पढ़ लिया था। सुरेंद्र मीना जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका। अब आगे चलते हैं। इन तीनों क्षेत्रों का थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं कि कैसे इनका जो है विकास हुआ। लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था?
लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि जब भारत आजाद हुआ था सन 47 में, तब का अगर हम देखते हैं तो उस टाइम 1950 के करीब करीब जो था वो प्राथमिक क्षेत्र का हमारे देश के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान था। लेकिन धीरे धीरे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटा, तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ा। तो इस पूरे इतिहास को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए 1972 स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख था, और जैसे जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता है और अधिक अधिशेष भोजन का उत्पादन होता है, तो लोगों ने अपने ऊर्जा को विनिर्माण की दिशा में जो है वो चैनलाइज किया, और बहुत ही जल्द द्वितीय क्षेत्र को प्रमुखता मिली। आप याद करो, अगर आप अपने दादाजी से पूछोगे ना, तो दादाजी ये कहेंगे कि बेटा मैं तो हमारे खेत में क्या करता, बाजरी उगाता, मूंग उगाता, मोठ उगाता, चना उगाता, और अपने घरे ले आके रख लेता और पूरे साल जो है वो मैंने खाता। यानी अगर आप थोड़े से आज से 50, 60, 70 साल पहले जाओगे पीछे, तो वहां पर जो था वो खेती की जाती थी केवल भरण पोषण के लिए। यानी किसान खेती इसलिए करता था ताकि उसके परिवार को अन्न की कमी ना आए, और बाकी जरूरतें जो थी वो सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे खेती के अंदर टेक्नोलॉजी बढ़ी, पहले आज से 60-70 साल पहले खेती से इतना ज्यादा उत्पादन नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, खेती के अंदर नए नए चीजें आई, उपकरण आई, दवाइयां आई, और बहुत सारे परिवर्तन आए, जिससे खेती जो है वो और ज्यादा बेहतरीन जो है वो क्या देने लगी, उपज देने लगी, और इससे किसानों के पास अन्न बचने लगा। तो किसानों ने सोचा कि अन्न बच रहा है, क्यों ना इसको बाजार में बेचा जाए। और जब बाजार में बेचा गया, व्यापारियों ने अन्न को खरीदा, व्यापारियों ने उस अन्न से, है ना, जैसे कल हमने देखा था कि गेहूं से क्या बनाया, आटा, आटे से बिस्कुट, उसी प्रकार चने से बेसन, चने की दाल, भजिए, समोसे, कचौरी, कितनी चीजें जो है वो एक ही प्रोडक्ट पर आधारित है, अन्य चीजें जो है वो बनने लगी। और बहुत ही जल्दी जो है वो दूसरा जो क्षेत्र था, द्वितीयक जो क्षेत्र था, उसका जो है वो प्रमुखता होने लगी। अब देखिए दूसरा जो क्षेत्र है वो क्या है, द्वितीयक क्षेत्र व्यापार से जुड़ा है, और व्यापार को बहुत सारी सहायक चीजों की भी आवश्यकता होती है। एक व्यापारी है, उसको अपना सामान रखने के लिए गोदाम चाहिए, इधर से उधर ले जाने के लिए उसको गाड़ियां चाहिए, सड़कें चाहिए, बैंक चाहिए, डाकघर चाहिए। ये सारी जो जरूरतें हैं वो किसने पूरी की, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र दोनों की जो जरूरतें हैं वो किसने पूरी की, ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र जितने ज्यादा विकसित होंगे उतना ही ज्यादा जो है तृतीयक क्षेत्र, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन आदि, तृतीयक क्षेत्र को प्रमुखता देगा। इसीलिए हमने शुरुआत में ये चर्चा की थी कल वाले सेशन में कि किसी भी देश की अगर आपको आर्थिक स्थिति देखनी है, तो वहां ये देखिए कि जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान ज्यादा है। अगर तृतीयक क्षेत्र का योगदान ज्यादा है तो वो देश विकसित देश में आ जाता है। अगर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा है तो वहां पर अभी विकासशील देशों में आता है, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र का विकसित होना ये अर्थ है कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र दोनों पहले से विकास कर चुके हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2011-12 में भारतीय जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग कितनी हो गई थी, 60% हो गई थी। सकल घरेलू उत्पादन, जिसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कहा जाता है, अर्थात जीडीपी, यानी किसी देश के अंदर टोटल जो उत्पादन हुआ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्षेत्र में, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों में जो टोटल एक वर्ष के अंदर उत्पादन हुआ है उसका योग क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। ठीक है, साधारण शब्दों में किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पाद अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य किसी विशेष वर्ष यानी एक वर्ष के अंदर, जैसे अभी 2022-23 चल रहा है, तो 22-23 के अंदर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के अंदर अंतिम जो प्रोडक्ट बनेगा, तृतीयक में उद्योग आते नहीं है, तृतीयक के अंदर उद्योग आते हैं, द्वितीयक के अंदर निधि जी उद्योग जो आते हैं, कल मैंने समझाया था, कल वाला शायद आपने सेशन देखा नहीं है, उद्योग जो आते हैं वो सेकंड जो हमारा क्षेत्र है उसके अंदर आते हैं। प्राथमिक के अंदर आता है किसान, द्वितीयक के अंदर आता है उद्योगपति, व्यापारी ये, और तृतीयक के अंदर आता है बैंक, बीमा, परिवहन, है ना, ये सब आता है। इसलिए तीसरे को सेवा क्षेत्र,
सेवा क्षेत्र कहा गया है। जैसे आज आप अध्यापक की तैयारी करने जा रहे हो तो आप भी तो इस देश के अंदर उत्पादक बनोगे ना, आप भी सरकार को टैक्स दोगे, किसी ना किसी तरीके से आप भी जो है वो किसी ना किसी क्षेत्र के हिस्से हैं। तो एक अध्यापक जो होता है वो किस क्षेत्र का हिस्सा होगा, वो तृतीयक, क्योंकि आप सेवा दे रहे हो। अध्यापक बनकर आप बच्चों को पढ़ाकर क्या दे रहे हो, सेवा दे रहे हो। तो सेवा क्षेत्र में आएंगे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, तृतीयक क्षेत्र के अंदर ही आते हैं। ठीक है, जानकारी प्रदान करता है तीनों क्षेत्र के उत्पादों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पादन जो है वो कहा जाता है। जीडीपी हमारा एक अलग से टॉपिक भी है एसएसटी के अंदर इकोनॉमिक्स में, तो उसको हम अलग तरीके से आगे और विस्तार से भी जो है वो पढ़ने वाले हैं। भारत में तृतीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है? भारत देश में तीसरे क्षेत्र का महत्वपूर्ण होना, क्योंकि इसका जो है निरंतर जो है वो योगदान बढ़ता जा रहा है जीडीपी में। तो क्या कारण है कि तृतीयक क्षेत्र जो है वो भारत में महत्वपूर्ण है? तो इसके कारण क्या बताए गए हैं, ये हम किस बुक से पढ़ रहे हैं? अभी एनसीईआरटी पर से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक से पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे हैं 2, है ना। ये टॉपिक हम कहां से पढ़ रहे हैं अभी? ये क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम। तो देखिए क्या कारण है भारत के अंदर तृतीयक क्षेत्र के महत्वपूर्ण होने के। तो यह लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। जैसे एक डॉक्टर किस में आएगा? तृतीयक क्षेत्र में आएगा। एक लॉयर किस में आएगा? तृतीयक क्षेत्र के अंदर आएगा। अध्यापक किस में आएगा? तृतीयक क्षेत्र में आएगा। तो ये सारे क्या देते हैं? आपको सेवा ही तो देते हैं। उदाहरण के लिए अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल, सब। कृषि और उद्योग के विकास के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। अगर किसी देश में अच्छी कृषि हो तो उसके लिए क्या है, लोगों को अच्छा बीज मिले, अच्छी दवाइयां मिले, अच्छी खाद मिले, और ये सब किसी देश के कोने कोने तक कैसे पहुंच पाएगा? तो प्रधानमंत्री किस में आते हैं? देखिए प्रधानमंत्री किस में आते हैं? प्रधानमंत्री एक अलग सेक्टर है, क्योंकि वो सर्विस सेक्टर तो है नहीं। सर्विस सेक्टर होता, अगर गवर्नमेंट जॉब होती वो, तो हम उसको सेवा क्षेत्र में ला सकते थे। लेकिन जितने भी नेता वर्ग हैं उनको हम सेवा क्षेत्र में ही रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जितने भी नेता वर्ग हैं, वो जितना भी राजनेता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो एमएलए हो, वो किस में आएगा? वो सेवा क्षेत्र में ही रखना पड़ेगा हमें। क्योंकि चाहे राजनीति आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो केवल पैसे कमाने का एक क्या है, साधन है। राजनीति अवसरवादी हो चुकी है। आज की जो राजनीति है उसमें हमारे जो राजनेता हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन राजनीति को अगर आप और गहराई से पढ़ोगे तो राजनीति शुरुआती दौर में क्या थी? सेवा थी। कि भाई आप जैसे कोई नेता जीत जाता है, या जीतने से पहले आप देखना चुनाव के दौर में नेताजी का इंटरव्यू होता है तो नेताजी क्या कहते हैं? हम तो सेवा करना चाहते हैं जनता की। और घर घर गरीब व्यक्ति जो बिल्कुल गरीब होता है ना, उनके घर पे जाके खाना खाते हैं, उनके आगे जो आके हाथ जोड़ते हैं, अपनी झोली फहराते हैं कि आप हमें ना वोट दो, हम आपकी सेवा करेंगे, हम तो सेवा करने के लिए आए हैं। वो एक अलग बात है कि चुनाव के बाद वो सेवा करते हैं कि करवाते हैं, वो अलग मैटर बन जाता है ना। तो कृषि उद्योग के विकास के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तृतीयक क्षेत्र में विकसित होती है। इसके अलावा लोगों के आय स्तर के बढ़ने के साथ लोगों द्वारा अधिक सेवाओं की आवश्यकता की मांग उत्पन्न हो जाती है। देखिए वैसे तो महंगाई है, इस बात को मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन इस बात को समझना आप तीसरी बात जो लिखी गई है यहां पर कि लोगों की आय का स्तर बढ़ेगा तो लोगों द्वारा अधिक सेवाओं की आवश्यकता होगी। मैं अपने बचपन की बात करता हूं, मैं 2000 की बात करता हूं, सन 2000, और उसकी तुलना करता हूं सन 2022 से। ठीक है, उस टाइम मैं देखता था, हालांकि मैं उस टाइम थोड़ा समझदार हो गया था। 2000 में लगभग मैं 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में लगभग था, है ना। 2005 में मैंने 10वीं किया था, तो 2000 में मैं हो गया 5वीं क्लास में था।
आप भी अपने बचपन को याद करिए कि आज से लगभग 22 साल पहले 2000 में लोगों की जो आमदनी होती थी वो कम होती थी। मुझे याद है हमें अपने बचपन में 5 रुपए एक साथ बहुत कम मिलते थे, 10 रुपए भी एक साथ नहीं मिलते थे। हमें मिलता था 1 रुपया 50 पैसा, ताकि हम टॉफी वगैरह खा सकें। शिक्षा विभाग सेवा क्षेत्र में ही है, शिक्षा विभाग भी तो सेवा क्षेत्र में है। जब शिक्षक सेवा क्षेत्र में होंगे तो शिक्षक विभाग भी सेवा क्षेत्र में ही होगा, ठीक है। तो उस टाइम मान देखिए, उस टाइम एक व्यक्ति, जैसे हम एक बिल्कुल नीचे से नीचे, जैसे हमारे मिस्त्री मजदूर होते हैं ना, तो एक जो मिस्त्री होता था उसकी मजदूरी होती थी, मुझे याद है 100 रुपए के करीब, और एक जो मजदूर होता था उसकी मजदूरी होती थी पर डे 50 रुपए। यानी जो एक मिस्त्री होता था वो 100 से लेकर और 150 रुपए मान लो, ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 रुपए उसकी क्या होती थी, दाढ़ी होती थी। मिस्त्री जो मकान चिनता है, और एक जो मजदूर होता था उसकी जो पर डे की दाढ़ी होती थी वो 50 और 60 रुपए में होती थी। मुझे याद है हमारे नाना जी के यहाँ इस 2001 या 2002 के करीब जो मकान बने थे, तो 60-70 रुपए ही लेता था मजदूर, और मिस्त्री लेता था 100 से 150 रुपए। यानी कोई मिस्त्री बहुत अच्छा होता था तो वो 150 रुपए ले लेता था, वरना 100 और 150 के बीच में चलता था। आज 2022 में देखो, मैं जहां रह रहा हूं वहां की तुलना कर रहा हूं, यहां पर एक जो मिस्त्री है वो लेता है, एक जो मजदूर है वो 500 रुपए लेता है, और एक मिस्त्री जो है वो 800 रुपए से लेकर और 1000 रुपए तक लेता है, और मिस्त्री एक मजदूर जो है 500 से लेकर 600 रुपए तक ले रहा है। यानी 22 साल में देखो कि लोगों की आमदनी बढ़ी है ना। अब अगर हम उस टाइम की तुलना करें तो कभी कभी ऐसे हमारे घर वाले कहते हैं कि 1 रुपए के अंदर एक नमक का कट्टा आता था, है ना, 1 रुपए के अंदर। और मेरी खुद की जो है ना 14 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए। यानी मैं जब चीनी, हम जब छोटे थे तो ऐसे घर वाले हमसे सामान मंगाते थे, तो 13 रुपए चीनी, मुझे याद है अच्छी तरह से कि 13 रुपए किलो चीनी आता था, 14, 15, फिर वो बढ़ता गया, 21 हुआ, है ना, ऐसे बढ़ता गया। लेकिन देखो अंतर आ गया। देखो यहाँ के जो लोग थे ना, इस 2000 के सन 2000 में वहां पर पंखे होते थे, कूलर नहीं होते थे। सब लोग दोपहर में पंखे नीचे सोते थे, या फिर घर में छोटा सा स्थान, जैसे अपने खेत में वो नहीं, टापी, झोंपड़ा, खुड्डी वो होते थे, तो उन्हीं में आराम से रहते थे। और गर्मियों में बाहर सोते थे, खुले आसमान में, पेड़ों के नीचे सोते थे दिन में। यानी आमदनी यहां पर कम है तो सेवाएं, सुविधाएं भी कम है। आज के संदर्भ में देखोगे ना, तो आज जो है वो ये जो मजदूर आते थे वो पैदल आते थे, ये मजदूर मोटरसाइकिल पर आते हैं। नहीं, कुल्लर थे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, वो कुल्लर तो होंगे, लेकिन जिनकी आमदनी उस टाइम ज्यादा थी उसी के घर में थे। यानी मैं आपसे सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं कि जितना ज्यादा आपका इनकम बढ़ेगा उतनी ज्यादा आपकी सेवाओं की मांग बढ़ेगी। जैसे आप अगर मान लो जैसे ही 2 साल आप प्रोबेशन में रहोगे तो आपको लगभग 25,000 रुपए के करीब क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो 25,000 मिलेगी तो आप खर्चे कम करोगे। जैसे ही 2 साल के बाद आपकी 50,000 रुपए सैलरी हो जाएगी ना, तो आप सोचोगे यार 50,000 रुपया हो गए, अगर आप एक गाड़ी ले आवांगे। जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ेगी वैसे वैसे हम और ज्यादा सुविधाएं चाहेंगे ना। आज आप हो सकता है कि कूलर नीचे सो रहे हो, पंखे नीचे बैठे हो, लेकिन जब आपकी सैलरी 50,000 होगी तो कहा बापूजी थे बूढ़ा हो गया, नहीं अब हे माना बचपन में घणो ही लाड लड़ायो, अब देखो मैं थारे लगाई दूं एक एसी, अचानक कठी जानो न को आनो, अब खेत खात का काम छोड़ो, खेत दे दो हंसे, और आपने तो एसी के माइन बैठे रहो और एलो टीवी देश दुनिया की खबरें सुनो। क्यों? आपने क्यों लगा दिया अपने पिताजी के रूम में, दादाजी के रूम में एसी? आपकी आमदनी बढ़ गई है। हालांकि आपके दादाजी आपको डांटेंगे, पिताजी डांटेंगे कि बेटा पैसा खर्चना को नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आपका पैसा बढ़ा है तो आपको ज्यादा सुविधाएं चाहिए। तो लोगों की आय का स्तर बढ़ेगा तो लोगों की आय का स्तर बढ़ेगा तो अधिक सेवाओं की मांग होगी, है ना, अधिक सेवाओं की मांग होगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है कि सूचना और संचार पर आधारित नई सेवाएं आवश्यक हो गई है। आज देख लो आप, हर बच्चे के पास घर में भी
अगर कोई 10-15 साल का बच्चा है तो उसके पास भी अपना पर्सनल फोन हो गया है। यानी ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें जितने सदस्य हैं उतना फोन नहीं है। मम्मी का अलग फोन है, पत्नी का अलग फोन है, खुद का अलग फोन है, बच्चों का अलग फोन है, सबके अलग अलग मोबाइल हैं। और एक समय हमने ऐसा देखा है कि टेलीफोन भी नहीं होता था घर में, टेलीफोन हेलो हेलो वाला, वो भी मोहल्ले में एक होता था, मोहल्ले में एक। टीवी भी मोहल्ले में एक होता था, सभी उन्हीं के घर देखने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे आमदनी बढ़ी है वैसे वैसे इनकी मांग बढ़ी है, सेवाओं की मांग बढ़ी है। यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है। जो तृतीयक क्षेत्र जो है ना, वो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहता हूं कि आज देखिए हमारे देश के अंदर एक जैसे राम मंदिर बन रहा है। अब बहुत सारे ऐसे कभी कभी बच्चे हमारे, हम भी मित्र, हमारा एक मित्र था, वो बोला कि मंदिर बनाने से क्या फायदा है ना, मंदिर की जगह अगर स्कूल बना दिया जाता, कॉलेज बना दिया जाता तो उसका फायदा होता। ठीक है, वो बात उसकी ठीक है, लेकिन देखो अगर आज अयोध्या में राम मंदिर बनेगा ना, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, और राम मंदिर बनने के बाद ये मान के चलिए कि अयोध्या में हजारों लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। हजारों लोगों को क्या मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। अब आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि कैसे। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मैं तारानगर से हूं, चूरू मेरा जिला है, और हमारे यहाँ एक अध्यापक थे जीके के। हम जब छोटे थे, हमने तो उनसे पढ़ा नहीं है, लेकिन ऑनलाइन ही पढ़ा है। ऑफलाइन जब हम हमारे पढ़ने के दौर आए तो वो यहाँ से चले गए। सुभाष चांद सर को आप सब जानते हैं। आप में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो सुभाष चांद सर को नहीं जानते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, सुभाष चांद थे तो यही तारानगर के ही, लेकिन वो क्या कर गए, यहाँ से कुछ समय काम करने के बाद सीकर चले गए और फिर जयपुर चले गए। लगभग उन्होंने 10-15 साल वहीं पर जो है वो कार्य किया तारानगर के अंदर। फिर इन्होंने कोविड के समय तारानगर के अंदर आए। तारानगर के अंदर जब ये कोविड में आए, अब आप कहोगे कि सर फिर सुभाष चांद जी सर तो पैसा लूटा है, घड़ा ही क्या फर्क पड़ा है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक काम अगर होता है तो वो एक ही व्यक्ति कितने लोगों के लिए कारगर हो सकता है। तो सुभाष चांद सर जो है वो 2000 ये कोविड के समय में आते हैं। कहां पर आते हैं, तारानगर आते हैं, और उन्होंने जो है वो गुरुकुल शुरू किया। जैसे ही कोविड समाप्त हुआ, गुरुकुल शुरू किया। गुरुकुल शुरू किसने किया, सुभाष चांद सर ने किया। अकेले थे वो तो, उनके अध्यापक की टीम थी। अब देखिए तारानगर हमारा जो क्षेत्र है उसको कितना फायदा हुआ। यहां पर जो है तारानगर के अंदर हजारों बच्चे आए। हजारों बच्चे आए तो क्या हुआ, उनको रहने के लिए स्थान चाहिए। तो यहां पर पहले कोई मकान किराए नहीं देता था और ना ही कोई मकान किराए लेता था। यहां पर लोगों के मकान जिनके पास एक्स्ट्रा थे उन्होंने मकान करने शुरू कर दिए, को देने शुरू कर दिए। हॉस्टल बन गए बहुत सारे। मैं जानता हूं, मैं यही रहता हूं तो मुझे पता है, एक लाइब्रेरी थी गवर्नमेंट सरकारी लाइब्रेरी थी हमारे यहाँ, और एक प्राइवेट लाइब्रेरी थी जो बाजार में थी, और एक लाइब्रेरी थी जो स्कूल में गवर्नमेंट लाइब्रेरी थी। आज यहां पर जो है वो 35 से 40 लाइब्रेरी बनी हुई है, होटल बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा बन गए हैं पिछले 2 साल में। तारानगर में हम सोचते थे, ऐसे दोस्त लोग मिलते थे कि यार यहाँ पर कोई एक ढंगा होटल भी नहीं है जहां जाके खाना खा सके। आज बहुत सारे होटल बन चुके हैं। यानी एक गुरुकुल खुलने से यहां पर जो है वो कम से कम 5000 लोगों को ये डायरेक्ट जो है वो रोजगार दे दिया इसने। डायरेक्ट 5000 लोगों को क्या दे दिया इसने, रोजगार दे दिया। आप जानते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। तो वो जहां बना है वहां के आसपास के जमीनों के भाव बढ़ गए, वहां के किसानों की आमदनी बढ़ गई, वहां आसपास का जो क्षेत्र था उसका डेवलपमेंट हो गया। तो किसी स्थान पे चाहे मंदिर बने, चाहे स्कूल आए, कॉलेज आए, कोटा को आज क्यों जानते हैं, क्योंकि वहां पर एलन जैसी जो संस्थाएं हैं उन्होंने बड़ा विकास किया। और जब एक संस्था का विकास होता है ना, जैसे मान लीजिए आज आप गवर्नमेंट जॉब लगोगे तो केवल सिर्फ आपका विकास थोड़ी होगा। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में होगे तो आपकी पत्नी 5000 रुपए की साड़ी पहनेगी, आपके बच्चे उच्च इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे,
आपका डबल मंजिली घर होगा, आपके पास कार होगी, आपके बच्चे गाड़ी से जाएंगे और गाड़ी से आएंगे। नौकरी तो केवल आप लगे, लेकिन आपके नौकरी लगने से आपके परिवार के जो बाकी सदस्य थे उनका भी जीवन स्तर बढ़ा। तो इस तरीके से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि एक बदलाव, यानी अगर तृतीय क्षेत्र में बदलाव होता है, ये जो तृतीय क्षेत्र ना, ये कितने लोगों को रोजगार देता है? ये सेवा क्षेत्र जो है वो हजारों लाखों लोगों को रोजगार जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो देता है ना। तो इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। तो ये कहा गया है कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों का परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होना भी है। देखो, प्राथमिक क्षेत्र में गेहूं, बाजरा, मूंग, मोठ उत्पन्न होता है। द्वितीयक क्षेत्र से उससे क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है, और तृतीयक क्षेत्र उसको बेचने में सहायता करता है। तो एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर क्या है? डिपेंड है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं या मैं सामान्य पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप मेरी क्लास में आओगे तभी तो मैं पढ़ाऊंगा ना। आज आप ये तय कर लो कि मुझे तो गोविंद सैनिक सर की क्लास में जाना ही नहीं है, सारे बच्चे तय कर लो। यहां पर 1-2 बच्चे रहेंगे या 0 बच्चे रहेंगे, तो मैं कितने दिन पढ़ाऊंगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पढ़ाऊंगा, फिर मैं भी क्या करूंगा? यार छोड़ो, क्या फायदा जब बच्चे ही नहीं आ रहे। यानी कहने का अर्थ है कि अध्यापक का महत्व कब है? जब उसके पास बच्चे हैं, और बच्चों का भी महत्व कब है? जब उनको एक अच्छा अध्यापक मिले। एक अच्छा अध्यापक, अच्छे बच्चे मिलकर एक अच्छा इतिहास रख सकते हैं, है ना। तो दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। तो इसी प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक किस तरीके से एक दूसरे पर निर्भर है? प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण करने के लिए नई तकनीक व परिवहन की आवश्यकता होती है। आज से 20-30 साल पहले जब खेती होती थी, है ना, याद करो 1951, 52, 53, दादाजी अगर आपके हैं तो पूछना उनसे कि आप याद करो जब हमारे यहाँ ट्रैक्टर नहीं थे तो हम खेत, जो मुझे याद है हमारे यहाँ मोहल्ले में एक ऊंट रखे करते थे, ऊंट, तो ऊंट से खेत बाया जाता था। अब एक खेत बाने में ऊंट से तो 2-3 दिन का समय लग जाता था, और ट्रैक्टर लगाता है 2 घंटे। तो खेती के विकास के लिए, प्राथमिक क्षेत्र के विकास के लिए प्राथमिक क्षेत्र को क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। अरे एक बच्चा किसी कोचिंग में ऐसे पूर, गुदड़ार, गब्बार, लत्तार बैग भर के जोधपुर जाता था या जयपुर जाता था कि नहीं जाता थे आप? आज से 5 साल पहले जाते थे ना, कि अब तो रीट की मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है ना। माँ एक 5 किलो की बरनी भर के देती घी, बापू कहते तो बेटा पढ़ी बड़ा ध्यान लगाई, पेपर में पास होना है, और थे कोई कोचिंग जाता। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है, चाहे कितनी भी बड़ी कोचिंग संस्थान क्यों ना हो, उसका भी यूट्यूब पे चैनल चल रहा है, उसके भी एप्लीकेशन बने हैं जिससे आप घर बैठे पढ़ सकते हो। ये टेक्नोलॉजी है। तो अगर हमें प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाना है तो हमें तकनीक और परिवहन की आवश्यकता होगी। विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चे माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त करता है, जैसे कि भंडारण, बैंकिंग, यातायात, ये सब। तो तीनों क्षेत्र जो है वो एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर है, किसी एक का भी अनुपस्थिति का अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि किसान ने जो है वो क्या किया? किसान अनाज उत्पन्न करता है, व्यापारी क्या करता है? उसका भंडारण करता है, बेचता है, और इन दोनों की सहायता कौन करता है? सेवा क्षेत्र, यानी तीसरा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। अब किसान ने अनाज उगाना बंद कर दिया। गांधी जी यही तो करते थे, गांधी जी यही किया था ना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, याद है आपको? तो गांधी जी के दिमाग में बात आई कि जो अंग्रेज हैं, बारिश आनी शुरू हो गई है बाहर। गांधी जी ने एक दिमाग चलाया कि अंग्रेज क्या करते हैं? भारत से व्यापार करते हैं। तो अगर किसान अनाज पैदा करना बंद कर दे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनका साथ देना बंद कर दे, व्यापारी उनका साथ देना बंद कर दे, तो इससे
अंग्रेजों के ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ेगी। तो असहयोग आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था अंग्रेजों पर। मुझे लगता है सेशन बंद करना पड़ेगा क्योंकि बाहर बारिश जोर से होने लगी और लाइट जा सकती है कभी भी। तो इस तरीके से अगर इस कड़ी में से, ये कड़ी है, ये चैन है, जैसे हमारी साइकिल या मोटरसाइकिल चैन की एक कड़ी भी निकल जाए तो बाकी सारा बाइक चलेगा नहीं। तो इसी प्रकार ये भी एक चैन है, अगर किसान ने काम नहीं किया तो ये दोनों बर्बाद, इन दोनों में से किसी ने काम नहीं किया तो इन दोनों का काम ठप पड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें जब आपस में मिलेगी तभी जाकर जो है सारा काम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक नाम आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, अर्थात छिपी हुई बेरोजगारी। क्या होती है ये? मान लीजिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। छिपी बेरोजगारी क्या होती है? आपका खेत है, ये खेत है, ठीक है, और आपके घर में जो है वो सदस्य कितने हैं? 5 सदस्य हैं। एक तो पिताजी हैं, मां हैं, 2 भाई हैं और बहन है ना, 5 सदस्य हैं। और खेत आपके पास है 5 बीघा, बीघा में मापते हैं हम तो 5 बीघा खेत है। 10 बीघा हो भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस खेत में अगर केवल आपके माता पिता अकेले काम करें ना, तब भी इस खेत को आसानी से इसका सारा काम वो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप भी खेत में लगे हुए हैं दोनों भाई, और आपकी बहन भी कभी कभी खेत में आके काम करवा देती है। यानी प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी वह होती है जहां आवश्यकता तो होती है कम लोगों की और वहां पर ज्यादा लोग लगे होते हैं। जैसे मान लो किसी के पिताजी के ने दुकान खोल रखी है ना, दुकान खोल रखी है तो उनके 2 भाई हैं, वो भी दुकान में ही जाके बैठते हैं, उन्हीं का खर्चा भी दुकान से निकलता है। तो ऐसी बेरोजगारी जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं। अब मान लीजिए पिताजी यहाँ काम कर रहे हैं, निनाण काटे, माँ अठका डला रही है, अठेक भाई अठेक भाई अठेक भाई। तो देखने में तो ऐसा लग रहा ना कि 5 लोग काम लगे हुए हैं, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि 5 लोग काम लगे हुए हैं, भाई 5 लोग निनाण काट डला रहे खेत में। लेकिन वास्तव में जरूरत कितना लोगों की है? 2 ही लोगों की जरूरत है, 3 लोग तो एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो ऐसी बेरोजगारी जिसमें ऐसे लगता है कि वो काम कर रहा है लेकिन वास्तव में वो नहीं कर रहा है, वास्तव में वह नहीं कर रहा है। जब लोग प्रत्यक्ष रूप से तो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं, परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम में जरूरत से ज्यादा लोगों का होना प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। खेत से जो वार्षिक आमदनी हो रही है वो हो रही है 50,000 रुपए। अब अगर इसमें 5 लोग काम करेंगे तब भी 50,000 रुपए आएंगे, अगर इसमें 2 लोग काम करेंगे तब भी 50,000 रुपए आएंगे। तो फायदा तो नहीं हो रहा है ना। दिख तो रहा है कि काम लगे हुए हैं सभी लोग, लेकिन वास्तविकता है नहीं, वो बेरोजगार ही है, क्योंकि आदमी जितने आवश्यक है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। 2 लोगों की जगह पर 5 लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो बेरोजगारी होती है, भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी बहुत पाई जाती है, प्राथमिक क्षेत्र में, है ना, बहुत पाई जाती है। अब देखिए कृषि क्षेत्र में अलग बेरोजगारी की समस्या अधिक है, अर्थात यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के उपाय। हम और रोजगार करने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे छोटी अवधि के लिए क्या करें, तो जैसे महात्मा गांधी की राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 में आई थी और 2005 में इसको लागू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार मिलता है आपको। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता है। तो जब खेती में काम नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं? मनरेगा में काम करते हैं। ये एक्स्ट्रा रोजगार के क्या है? साधन है। रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अपना गांव के आसपास के क्षेत्र में कार्य स्थान होना चाहिए। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए होता है। दीर्घकालीन स्तर पर क्या करा जा सकता है? कृषि सुविधाओं में सुधार किया जा सकता है। सस्ती दर पर कृषि ऋण दिया जाए किसानों को। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाए और विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना की जाए, जिससे लोग शिक्षित हो। जितने ज्यादा लोग शिक्षित होंगे उतने ही ज्यादा क्या होंगे? वो कुशल बनेंगे, और जितने ही ज्यादा लोग कुशल बनेंगे वो अपना सब रोजगार तैयार करेंगे। भारत में इतनी ज्यादा बेरोजगारी कारण क्या है?
चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है ऑफिशियल रूप से देखे तो, लेकिन वहां पर बेरोजगारी कम है। क्यों कम है? क्योंकि भारत के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें केवल हमें बचपन से यही बात सिखाई जाती है, बेटा पढ़ ले ताकि कोई डंगो मानस बन जा, नौकरी लाग जा, नहीं तो यही गड़िया में रुड़ा वो, है ना, अपना ही कही जाए शुरू से ही। यानी हमारे लिए पढ़ना क्या है? हमारे लिए पढ़ना है गवर्नमेंट जॉब, हमारे लिए पढ़ना नौकरी है। तो हमारे दिमाग में यह है कि पढ़ लिखे आदमी क्या करसी, नौकरी करसी, पढ़े लिखे आदमी क्या करसी, नौकरी करसी, जबकि हमें कोई कौशल की शिक्षा नहीं दी जाती है। हमारे स्कूलों में कोई कौशल की शिक्षा नहीं दी जाती है, जबकि जापान और चाइना जैसे जो देश है वो ऐसे शिक्षा पर ज्यादा फोकस करते हैं जहां बच्चों में कौशल विकसित किए जाए। और बच्चों में अगर मान लो आप 10th में पढ़ रहे हैं और आपको अगर वहां पर जैसे मोबाइल बनाना, मोबाइल रिपेयर करना, लैपटॉप बनाना, लैपटॉप रिपेयर करना, एलईडी बनाना, ये चीजें सिखाई जाती है। आपके जो बाकी सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही रहे हो, साथ में एक पीरियड आपका ऐसा आ रहा है जिसमें ये चीजें सिखाई जाती है। तो आप जब 12th करके निकलोगे ना तो आपके पास रोजगार होगा आपका खुद का। शिक्षित बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है तो वो क्या कहलाते हैं? शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है। आप किए तो बीएड हो, आप बीएड किए हुए हो, एमए किए हुए हो, एमएड किए हुए हो, और आपसे ये कहा जाए कि चल नरेगा में काम कर ले, आप नहीं करोगे ना। फिर आप सोचोगे यार एनो तो घर ही बैठे रहा, फिर एनो तो आप क्या बैठे रहा, घर ही बैठे रहा। यानी हमारी योग्यता के अनुसार अगर हमें काम नहीं मिल रहा है तो वो कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। क्या कहलाती है? शिक्षित बेरोजगारी। ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 ये 200 जिलों में चला था, ठीक है, इसमें अपडेट है थोड़ा सा। और काम का अधिकार दिया गया था, इसमें पहले 100 दिन था, अब बढ़ा दिए गए हैं, 150 दिन हो गए हैं। आप इसको और देख लेना, है ना, क्योंकि बुक में थोड़ी सी बुक पहले छपी थी तो उसमें पुराना है, अधिनियम 2005 था इसके लिए। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान थे कि 150 दिन 150 कर देना, अगर 150 हो गया तो ये देख लेना। देखो एनसीईआरटी से है तो थोड़ा सा एक आधा कोई डाटा पुराना हो सकता है। रोजगार न मिलने पर आपको बेरोजगारी भत्ता, गांव के आसपास के क्षेत्र में कार्य मिलेगा, 1/3 रोजगार महिलाओं को मिलेगा, गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। एक होता है संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र कौन सा होता है? इसमें वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा निर्धारित नियमों व विनियमों के अनुपालन करते हैं। संगठित क्षेत्र रोजगार, संगठित क्षेत्र में कौन सा आता है? ऐसी कंपनियां जो सरकार द्वारा क्या हो, अधिकृत हो, सरकार में रजिस्टर्ड हो, वो आपको रोजगार देती है। जैसे कि हमारा जो राजस्थान पथ परिवहन निगम है वो क्या है? संगठित क्षेत्र रोजगार के अंदर आता है। वहां आपको ऐसा ही फील होगा जैसे आप गवर्नमेंट कर्मचारी हो, है ना। ये देख लेना 100 है कि 150 है, ठीक है, मैं और आपको देख के बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में, कोई बात नहीं है ये तो। अब देखिए संगठित क्षेत्र के अंदर कर्मचारी को क्या लाभ है। अगर आप एक संगठित क्षेत्र में कार्य करोगे तो आपको काम के निश्चित घंटे होंगे कि भाई 8 घंटे काम करना है कि 10 घंटे करना है। निश्चित समय पर आपको काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। अगर ओवर टाइम करते हो तो और एक्स्ट्रा सैलरी होगी। चिकित्सा सुविधा व पेंशन मिलेगी, वेतन अवकाश मिलेंगे, भविष्य निधि यानी जीपीएफ मिलेगा आपको, कार्यस्थल पर उचित वातावरण मिलेगा, न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होगी, अनुचित शोषण नहीं होगा। ये संगठित क्षेत्र में नहीं होता है। जो बड़ी जो कंपनियां होती है जो सरकार के द्वारा अधिकृत है, जैसे LIC है ना, जैसे हमारा राजस्थान में विद्युत वितरण निगम, ये सब क्या है? संगठित क्षेत्र के व्यापार है। और असंगठित क्षेत्र जो होता है वो कौन सा होता है? छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां जो अधिकांशतः नियंत्रण से बाहर रहती है, निर्मित होता है। यहाँ प्राय सरकारी नियमों का पालन नहीं होता। जैसे मान लो आपके गांव में कोई फैक्ट्री है, उसमें आप काम करने चले गए तो वो संगठित क्षेत्र में नहीं आते। छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं, जैसे किसी सेठ की आप मुनीम बन गए, है ना, किसी की दुकान में आप काम कर रहे हो, तो ये असंगठित क्षेत्र आते हैं। और असंगठित क्षेत्र के अंदर जो है वो आपको क्या नहीं मिलेगी? एक तो आपके लिए कोई भी सुविधा नहीं होगी। ये क्षेत्र सरकार के नियमों में नहीं आते हैं, है ना। न्यूनतम वेतन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा?
वेतन न्यूनतम मिलेगा आपको, यहाँ पर ज्यादा वेतन नहीं मिलेगा नियमों के अनुसार। रोजगार की अवधि व कार्य समय सीमा निश्चित नहीं होगी, कभी आपसे 10 घंटे काम करवा लिया जाएगा, कभी आपसे 15 घंटे भी काम करा लिया जाएगा, और सैलरी आपकी वही होगी पुराने वाली, ठीक है। और किसी भी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता है। निश्चित कार्य क्षेत्र पर अच्छी सेवा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर क्या है। संगठित क्षेत्र अधिक वेतन प्राप्त होता है यहाँ से, असंगठित में कम वेतन प्राप्त होता है। संगठित नौकरी सुरक्षित होती है, जैसे गवर्नमेंट नौकरी भी क्या है, सुरक्षित है, इसलिए तो हम जा रहे हैं, इसलिए तो जा रहे हैं ना। लेकिन असंगठित में क्यों नहीं जा रहे, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये संगठित तो सरकारी है और ये गैर सरकारी है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने हम क्यों नहीं जाते हैं, हालांकि कभी मजबूरी होती है तो हमें पढ़ाना पड़ जाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में हमें क्या नहीं मिलती है, नौकरी की सुरक्षा नहीं मिलती है। आज आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए कहेंगे, हो सकता है कि 2 महीने के बाद कह दे गुरुजी थारी कोई जरूरत कोई, थारे घर ही रहो। मैं 2010 से लेकर 13 तक मैंने जो है वो क्या पढ़ाया था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था 3 साल, है ना, 3 साल पढ़ाया था मैंने शुरुआती दौर में। 3 साल पढ़ाने के बाद एक बार मेरे पास फोन आया दोपहर में, बोले गुरुजी काल ना आयो। मुख्य बात हुई गुरुजी, प्रधानाचार्य जी का फोन आया, बोले नहीं आना है कल आपको। तो बात क्यों हुई, यहाँ बीच में क्या काटो, मतलब आपकी आवश्यकता नहीं है। अब अपन क्या कर सकते हैं, बड़ा दुख हुआ, लेकिन करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करें। बड़ा दुख हुआ कि 3 साल जहां पर बहुत मेहनत की और अब अपने को फाइनली ये कहा जा रहा है कि अब आपको काम नहीं करना है। जैसे अनअकैडमी पर मैं काम कर रहा था 2018, 19, 20, 21, 4 सालों से। 2022 में मेरे पास मार्च में कॉल आया कि सर आपको अब नहीं करना है आगे कंटिन्यू। मैं बोल क्या बात है, तो नहीं सर अभी हमारे आवश्यकता नहीं है, हम टीचर्स कम कर रहे हैं। बड़ा दुख हुआ कि यार 4 साल तक इतने सारे बच्चों के साथ मिलकर काम किया था। जब अनअकैडमी यानी प्राइवेट जो कार्य होता है ना, वहां पर सुरक्षा नहीं है, इसीलिए हम किस में जाना चाहते हैं, इसीलिए हम गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं या संगठित क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जहां आपकी नौकरी क्या हो, सुरक्षित हो। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि कल आना मत, आपको कोई ये नहीं कह सकता कि कल मत आना ना। कार्य की स्थिति अच्छी होती है और निम्न स्तरीय कार्य होता है यहाँ पर, यानी निम्न स्तरीय परिस्थितियां होती है, काम उतना ही करवाते हैं, लेकिन जो माहौल होता है ना वहां का वो अच्छा नहीं होता है। द्वितीय क्षेत्र में व्यापारी के अलावा कौन आता है, जैसे बाजार से वस्तुएं लाना, है ना। द्वितीय क्षेत्र में जनरली उद्योग आते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री है, वो द्वितीय क्षेत्र में आएगी, और बिस्कुट बेचने वाला भी द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तो व्यापारी, उद्योगपति एंड ये जितने भी आते हैं वो सारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में कौन आएगा, जो हमें सेवा देता है। जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, जितने भी प्राइवेट जो कर्मचारी जो सेवा से संबंधित है, जैसे बैंक हमें सेवा देता है, डाकघर हमें सेवा देता है, पोस्ट ऑफिस, डाकघर तो एक ही बात हो गई, परिवहन हमें सेवा देता है, रेल हमें सेवा देती है, हवाई सेवा है, ये टीचर्स की सेवा है, लॉयर की सेवा है, डॉक्टर की सेवा है, सीए की सेवा है। अगर मान लो एक व्यापारी है और एक व्यापारी का बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, तो सरकार को इनकम टैक्स भरेगा। अब उस व्यापारी को पता ही नहीं है कि इनकम टैक्स कैसे भरा जाता है, तो वो किसके पास जाएगा सेवा लेने के लिए, वकील के पास जाएगा। किसके, सॉरी वकील के क्या, सीए के पास जाएगा, और सीए उसका इनकम टैक्स भरेगा, तो सीए क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है। तो जो व्यापारी है वो तो द्वितीय क्षेत्र में है, और जो सीए है वो तृतीय क्षेत्र में है, ठीक है, ऐसे समझ लो इसको। संगठित क्षेत्र कर्मचारी योजना का लाभ मिलता है और असंगठित क्षेत्र में कर्मचारी योजना का लाभ नहीं मिलता है। संगठित क्षेत्र में कार्य अवधि निश्चित होती है और असंगठित क्षेत्र में कोई भी अवधि निश्चित नहीं होती है। भारत में कृषि के असंगठित क्षेत्र में होने के कारण, भारत में जो कृषि है ना वो असंगठित क्षेत्र में है। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, मेरे दोस्त हैं तो ये कहते हैं कि हम बड़ी कोचिंग खोल लेते हैं, तारनगर में खोल लेते हैं, या जयपुर आ जाओ यहाँ पर कर लेते हैं, या फिर ऐप बना लेते हैं। लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ कि यार ऐसा काम नहीं करूंगा। कोचिंग खोलेंगे कभी, अगर भविष्य में अगर ऐसा अवसर आया, ईश्वर ने हमें अगर मौका दिया कि कोचिंग करेंगे, तो मेरा एक सपना है कि हम 2 चीजें अपने कोचिंग में करें या ऐप में करें। एक तो बच्चों से फीस जो है वो नए के बराबर ली जाए,
या कुछ मेरा ऐसा भी प्रावधान है कि ऐसा किया जाए कि फीस गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद ही ली जाए। और दूसरा, जो मेरे साथ काम करेंगे ना वो परमानेंट होंगे, जब तक मैं काम कर रहा हूं तब तक उनको निकाला ना जाए। लेकिन प्राइवेट काम में ऐसा कठिन होता है, लेकिन फिर भी ऐसा सपना है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं कि जब तक ठीक है अपने पास इतना पूंजी नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, या ऐसी स्थिति नहीं होती है कि हम ऐसा काम कर पाए, तब तक अपन क्या कर लेते हैं, तब तक हम ऐसे ही काम चला लेते हैं, फ्री वाला ही रहने देते हैं, आपसे पैसे लेंगे ही नहीं। तो कृषि में कृषि असंगठित क्यों है? क्योंकि काम के घंटे निश्चित नहीं है कृषि में, बिना अतिरिक्त वेतन के काम करना पड़ता है। कृषि मजदूरों को दैनिक मजदूरी के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं है और रोजगार सुरक्षित नहीं है। अब आप कहोगे सर खेती में कौन क्या है? खेती में रोजगार, तो देखो आपके पिताजी खेती करते हैं, तो वो खेत में क्या है, एक एम्प्लॉय तो है खेत में वो काम कर रहे हैं, तो खेत में वो क्या कर रहे हैं, एक मजदूर की तरह ही तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजदूरी निश्चित नहीं है। कभी वो दिन में सोते रहते हैं कभी कभी, और कभी कभी उनको जो है वो 10 की जगह 12 घंटा ही काम करना पड़ सकता है। तो खेती में जो है ना कुछ भी निश्चित नहीं है, इसीलिए असंगठित क्षेत्र में रहा है। इसके बाद देखिए मजदूरों की सुरक्षा नहीं है, नियम विनियम कुछ नहीं है। खेती के कोई नियम थोड़ी है कि इतनी मजदूरी मिलेगी। संरक्षण की आवश्यकता वाले वो लोग, यानी किन को संरक्षण चाहिए, यानी किन की हमें सहायता करनी चाहिए सरकार को? असंगठित क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं ना, भूमिहीन किसान है, कृषि श्रमिक है, छोटे सीमांत किसान है, काश्तकार है, बटाईदार है, शिल्पी, इनकी सहायता करनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों की, निर्माण श्रमिकों की, व्यापारियों की, परिवहन में कार्यरत लोगों की क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन आते हैं? जिसमें अधिकांश परिसंपत्ति पर सरकार का स्वामित्व होता है, सार्वजनिक में आता है। और निजी में कौन सी आती है? जितने भी प्राइवेट परिसंपत्ति है वो सारी निजी में आ गई। और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में अंतर आपको पता ही है कि सार्वजनिक होगा उस पर सरकार का नियंत्रण होगा, और प्राइवेट होगा उस पर किसी एक व्यक्ति का ही क्या होगा, नियंत्रण होगा, या किसी एक संस्था का नियंत्रण होगा। अंतर आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान है ही है। और बस ये हो गए, थोड़ा सा क्या एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ डाटा एक्स्ट्रा आ गए। हमें तो केवल कृषि, हमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ने थे, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा हमने पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको सहायता ही मिलेगी। कल नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कल का, और इसके साथ में क्वेश्चन ही करवाऊंगा। जैसे ही एक यूनिट पूरी हो जाएगी ना, उसके क्वेश्चन करेंगे। कल हम देखेंगे औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, जब भारत औपनिवेश था यानी अंग्रेजों के अधीन था, तब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, कल इस पर जो है वो चर्चा करेंगे। ठीक है, कल हम औपनिवेशिक भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और अपने घर पे तिरंगे को फहराइए। आज तिरंगा फहराया ना, बड़ा खुशी, ऐसे वो जब तिरंगा ऐसे हवा में लहरा रहा था ना, ऐसे खून बढ़ रहा था, मजा आता है वास्तव में यार। तिरंगा ना जोश ला देता है आपके अंदर, ना एक तरीके का पावर सा आ जाता है, ऊर्जा सी आ जाती है। मैं नीचे भी बैठा, माँ को बोल रहा था कि मैं फहरा के तिरंगा नीचे चला गया था, और नीचे बैठा बैठा ऐसे देख रहा था, तो मैं वहां से कह रहा था, वो तिरंगे को देख ऐसे फहरा रहा है ना तिरंगा, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे खून बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? खून बढ़ रहा है शरीर में, तो बहुत ऐसे अच्छा लगता है। तो आप भी अपने घर पे तिरंगा फहराइए, और तिरंगा का सम्मान सहित फहराना है। हर घर तिरंगा हो, लेकिन तिरंगे का अपमान ना हो। ये ना हो कि तिरंगा झुका हुआ हो, है ना। मैंने देखा कि कुछ हमारे एक पड़ोसी था, उसने ऐसे झुका हुआ तिरंगा फहरा दिया। लेकिन हमें देखो, जिनको ज्ञान नहीं है उनकी कोई बात नहीं है, हो सकता है कि वो पढ़े लिखे ना हो, लेकिन आप सब पढ़े लिखे, ध्यान रखिएगा। ऐसे स्थान पर तिरंगा फहराना है जो सही हो, यानी उससे ऊंचा कोई स्थान ना हो, आपके घर में तिरंगे से ऊंचा कोई झंडा ना लगा हो। दूसरा, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तीसरा, सम्मान के साथ जय हिंद बोलते हुए। तो जय हिंद, जय भारत। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।